सभी को मेरी तरफ से सुबह की नमस्कार। और सभी बच्चे इस लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए और जल्दी से आ जाइए। और एक बार ये भी बताइए क्या आवाज़ अच्छे से आ रही है? जल्दी से, शाबाश, जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए और बताइए क्या सभी को अच्छे से आवाज़ आ रही है कि डाउट तो नहीं कोई? चलिए, ओके। तो ये जो आज का सेशन है ये करंट अफेयर का सेशन है और इसमें हम 5 जैन से लेकर 16 जैन तक का करंट अफेयर करने वाले हैं। कुछ दिनों में इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे का जो करंट अफेयर है उसको करेंगे। इसके ऊपर जो एक लेक्चर हो गया है, अब ये दूसरा लेक्चर है आज। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अगले 25 वर्षों में भारत समावेशी विकास के लिए 41 के मतलब जो 4I के बुनियादी ढांचे पर काम करेगा। निवेश, नवाचार और समावेशन। निवेश जिसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, नवाचार जिसको हम क्रिएटिव आइडियाज बोलते हैं, और समावेशन का मतलब है सभी को डेवलपमेंट में पार्टिसिपेंट बनाना या सभी का डेवलपमेंट करना। हाशिए पर स्थित जो व्यक्ति है उसको भी देश के विकास में शामिल करना, तो इसको बोलेंगे हम समावेशन या समावेशी विकास, या जिसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जी है उन्होंने ये बात कही और केंद्रीय वित्त मंत्री, आपको अच्छे से पता चल गया, अगले 25 वर्षों में ये बात कर रहे हैं। और उन्होंने 4I, ये मैंने बता दिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड इंक्लूजन पर फोकस किया। इसके अलावा जो ये बातचीत उन्होंने कहाँ पर कही कि जो 17वां अभी हमारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हो रहा है, आपको अच्छे से पता होगा प्रवासी जो दिवस होता है कब मनाया जाता है, 9 जनवरी के आस पड़ोस में मनाया जाता है, जब हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और इन्होंने जो ये बात भी कही कि जब तक महिलाओं की पार्टिसिपेशन नहीं होती है तब तक हम ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बातचीत जो कर रहे हैं वो नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है कि जो राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का भी योगदान है और इसके बिना समावेशी विकास की अवधारणा नहीं ला सकते हम। ये हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी। तो आगे जो है, आगे चलिए, नेक्स्ट जो है ये जो स्कीम चली हुई है भी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो पॉलिसी है, उससे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रोजगार की उत्पत्ति करना हमारी सरकार का उद्देश्य है। और इसके अलावा जो सरकार के ये प्रयास जो है ये सराहनीय है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये प्रेज कर सकते हैं इनके जो प्रयास हैं ये। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे नेक्स्ट वन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, आपको अच्छे से याद रखना। और पेरिस जो सीन नदी के आस पड़ोस में देखने को मिलता है। फ्रांस सरकार ने 2030 तक जो रिटायरमेंट की उम्र है 62 से 64 करने का निर्णय लिया है। तो फ्रांसीसी सरकार की घोषणा है और 2030 तक ऐसा किया जाएगा। ये फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न, ये भी अच्छे से याद रखना। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बातचीत कर रहे थे और उन्होंने ये बात वहाँ पर कही। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाल ही में किस देश ने जो सेवानिवृत्ति की उम्र कर दी है, कितनी कर दी है, ये अच्छे से याद रखना। इनके जो PM है उनसे ये बात मतलब उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस के जो PM है वो कौन है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो ये जो हमारे एलिजाबेथ बोर्न जी है, सुश्री बोर्न ने 2023 से शुरू होकर पूर्ण फ्रांसीसी पेंशन आयु हर साल 3 महीने बढ़ाई जाएगी। पेंशन आयु भी यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, ये इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है। आगे नेक्स्ट वन, रूस समर्थित वैगनर ग्रुप ने पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार शहर पर नियंत्रण का दावा किया। देखो, रूस समर्थित वैगनर ग्रुप ने, अब आपको अच्छे से पता है रूस और साथ में जो यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, तो ये जो सोलेदार शहर है उसके ऊपर भी धावा बोल दिया है। रूस का समर्थन करने वाला एक ग्रुप, वैगनर ग्रुप जो है, उसने पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार शहर पर क्या कर लिया है, नियंत्रण मतलब कर लिया है। और ये किसने रिपोर्ट दी? तो रूसी मीडिया जो है उन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी कि वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि वैगनर इकाइयों ने सोलेदार के पूरे क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये हमारे लिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यहाँ से सोलेदार शहर कहाँ पर है, ये क्यों चर्चा में है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो वैगनर है ये क्या है, किसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये रूस जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। ये हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है।
चीन ने दक्षिणी कोरिया और जापान के लोगों को अल्पकालिक वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। हाल ही में चीन ने किन देशों के ऊपर मतलब अल्पकालिक वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चीन ने जो दक्षिण कोरिया और जापान के लोगों पर अल्पकालिक वीजा मतलब जारी मतलब इनके लिए अल्पकालिक जो वीजा होता है उसको बंद करने का मतलब ऐलान किया है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों किया, तो कोविड-19 के जो केसेस है वो बढ़ने की वजह से ऐसा किया गया है। चीन ने अपनी शून्य कोविड नीति को खत्म करने के हिस्से के रूप में 2022 के बाद पहली बार 8 जनवरी को अपनी सीमाओं पर फिर से खोल दिया है। दोबारा से क्या किया है, जो प्रतिबंध लगाए थे उसको खोल दिया है, पर वीज़ा जारी करने के लिए उन्होंने मना किया है। और ये 2 देशों की बातचीत चली हुई है। बांग्लादेश ने अंडर 5 बाल मृत्यु दर में 75% से अधिक की गिरावट दर्ज की। ये एक अच्छी बात है कि जो बाल मृत्यु है उसमें 75% से अधिक गिरावट दर्ज की है पिछले कुछ वर्षों में। तो ये बाल मृत्यु का जो अनुमान का डाटा जो दिया संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह की ओर से ये डाटा पेश किया गया। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की कि बांग्लादेश ने 1990 के बाद 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 75% से अधिक गिरावट दर्ज की है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि किस एजेंसी ने ये रिपोर्ट पेश की। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो यूनिसेफ जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट की। किस देश के बारे में ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है और कहाँ पर पेश की गई, तो संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी में ये रिपोर्ट पेश की गई। और ये अच्छे से याद रखना किस देश के बारे में ये बातचीत की गई। ये आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारा का सारा जो ब्यौरा है वो अच्छे से बांग्लादेश के बारे में दिया है। ये सारी जो मतलब डाटा है वो आपको देखने को मिलेंगे। पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने बता दी। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संसद में विश्वास मत जीता। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हाल ही में अगर जो विश्वास मत जीतने वाले व्यक्ति है वो कौन बने हुए हैं नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको अच्छे से पता होगा। मुझे बताइए यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो नेपाल है, नेपाल की जब भी बातचीत आएगी तो आपको याद रखना कि पीएम पुष्प कमल जो दहल प्रचंड जी है, उन्होंने वहाँ पर मतलब विश्वास मत जीता। तो उसके बाद उनकी सरकार बनेगी। तो ये नए जो पीएम है वो उनकी बातचीत पूछी जा सकती है। और ये जो जितने वोट लिए हैं वो आपके सामने, हमें ज़्यादा याद नहीं रखना। एक बात जरूर याद रखनी है कि जो हाल ही में नेपाल के पीएम बने हैं उनका नाम क्या है, ये आपको अच्छे से याद रखना। और सारी की सारी बातचीत क्या हुआ, क्या राम कहानी थी, यहाँ पर देखे रखी है। ये मैंने पहले आपको न्यूज़ पढ़ा दी है पीछे। यूके निजी स्वामित्व वाली वर्जिन ऑर्बिट का ब्रिटेन की मिट्टी से पहला आंतरिक प्रक्षेपण विफल हुआ। अब यहाँ पर आपको कुछ एक चीज़ें देखने वाली है। यूके ने अभी हाल में ही निजी स्वामित्व वाली वर्जिन ऑर्बिट का ब्रिटेन की मिट्टी से पहला परीक्षण किया और ये विफल हो गया। देखिए यहाँ पर ब्रिटेन की जो धरती है, आपको अच्छे से पता है ब्रिटेन ने क्या किया कि निजी स्वामित्व वाली वर्जिन ऑर्बिट का पहला ये जो है एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण था। वर्जिन ऑर्बिट हाल ही में किस देश ने मतलब लॉन्च किया, और ये क्या है, तो एक निजी स्वामित्व एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण है, अंतरिक्ष अभियान है। और ये फेल हो गया, इसको वो करने में नाकामयाब रहे। और जो ये वर्जिन अटलांटिक बोइंग 77 विमान जिसका नाम कॉस्मिक गर्ल है कि दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड के कॉर्नवॉल से उड़ान भरी। तो आपसे पूछ सकते हैं ये जो वर्जिन ऑर्बिट अभियान था, अंतरिक्ष में भेजा गया, तो उसमें कौन सा जो विमान था यूज़ किया गया, तो अटलांटिक बोइंग 747 विमान जो था इसमें यूज़ किया गया। और इसको नाम क्या दिया गया है, कॉस्मिक गर्ल है। तो आपसे पूछ सकते हैं कॉस्मिक गर्ल एक है, तो ये एक मान के चलो एक विमान है, एक जिसमें ये ऑर्बिट वर्जिन ऑर्बिट जो ऑपरेशन था उसको यूके ने लॉन्च किया था। और दक्षिण पश्चिमी इंग्लैंड के कॉर्नवॉल से उड़ान भरी थी, ये जगह का नाम है जहाँ से उन्होंने उड़ान भरी। और कुछ समय के बाद ये अटलांटिक महासागर के ऊपर आयरलैंड की दक्षिण की ओर उड़ान में छोड़ी गई थी। हालांकि वर्जिन ऑर्बिट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि उपग्रह प्रक्षेपण में एक विसंगति है और इस रॉकेट को कक्षा में पहुंचाने से रोक दिया जाएगा। देखो जो वर्जिन ऑर्बिट मिशन है ये इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी की गई है, और ये जो मतलब ये वर्जिन
ऑर्बिट मिशन है, इसको जो करने वाली वहाँ की जो एक निजी स्वामित्व कंपनी है, उसका नाम मतलब उसके नाम पर ही इस मिशन का नाम रखा ऑर्बिट मतलब वर्जिन ऑर्बिट मिशन। ये वर्जिन ऑर्बिट मिशन एक कंपनी भी है और साथ में ये मिशन भी है। और किस विमान में ये मतलब भेजा गया है, तो जो 747 एक जो विमान है उसमें ऐसा किया गया, उससे नाम क्या देख के रखा है, कॉस्मिक गर्ल, और ये फेल हो गया है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रॉकेट में कितने छोटे छोटे जो मतलब प्लेनेट हम उसके बोलेंगे उसको उपग्रह थे, जिसको हम सैटेलाइट बोलेंगे, तो 9 छोटे छोटे उपग्रह इसमें भेजे गए थे। और कॉर्नवॉल में लगभग 2000 लोगों की भीड़ के टेक ऑफ में भाग लिया, पर ये फेल हो गया। तो ये था कुछ एक प्रयास था, प्रयास के बाद इस तरह के जो मिशन है आने वाले समय में भी लॉन्च किए जाते रहेंगे। तो हमें यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी थी। इंडोनेशिया आपको अच्छे से पता है, ये जकार्ता इसकी कैपिटल है। तो इंडोनेशिया के तानिम्बर क्षेत्र में एक झटकेदार भूकंप आया। आप देख सकते हैं 7.7 वाला जो भूकंप होता है वो कहीं ना कहीं पूरी धरती को हिला देता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। यूरोपियन मेडिटेरियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर ने कहा कि इंडोनेशिया के तानिबर क्षेत्र में आज 7.7 का भूकंप आया। और USGS ने कहा कि भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के अम्बोन द्वीप में था और 427 किलोमीटर 265 मील दक्षिण में 95 किलोमीटर की गहराई में था। ये चीज़ें हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए अबोन द्वीप पूछ सकते हैं कि अबोन द्वीप कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में है। उसके अलावा हाल ही में किस क्षेत्र में भूकंप आया या ये तानिबर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये चर्चा में है। इंडोनेशिया का जो मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान और भौतिकी एजेंसी है, उन्होंने बोला कि 7.7 का ये मतलब जो 5.7 की तीव्रता वाला ये भूकंप। तो अलग अलग जो एजेंसी है उन्होंने अलग अलग ये डाटा मतलब बातचीत की है, ये आपको अच्छे से याद रखनी। इंडोनेशियाई भूभौतिकी एजेंसी ने कुछ एक संभावनाएं बताई है और चेतावनी भी दी है कि संभावना क्या थी। सुनामी के बारे में चेतावनी दी थी और फिर चेतावनी को हटा लिया कि ऐसा नहीं होगा। भूकंप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर क्षेत्र की राजधानी डार्विन तक महसूस किया गया था, जहां कम से कम 1000 लोगों ने ऑस्ट्रेलियन भूविज्ञान एजेंसी को इसकी सूचना दी थी। बोला था कि यहाँ तक क्या होगा, इसका जो एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पर झटके महसूस किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में सदी में एक बार आई बाढ़, सैकड़ों लोगों को निकाला गया। देखो ये ऑस्ट्रेलिया में जो है बाढ़ आ गई है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस क्षेत्र में बाढ़ आई और काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी हुई है इस बाढ़ की वजह से। इसलिए ये जो देश है अभी काफ़ी चर्चा में है। यहाँ पर आपको जो बाढ़ की वजह से इस देश में प्रभाव देखने को मिलेगा। ये पेट्टाथोलम कोट्टायम अनुष्ठान उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है, आपको अच्छे से पता होगा। एक मार्शल आर्ट है और कहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता है, तो केरला के आस पड़ोस में जो अयप्पा मतलब देव होता है, उनकी जीत का जश्न होता है ये, और उनको मतलब उनकी याद में ये जश्न मनाया जाता है। और ये कहाँ पर होता है मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा साबरी माला तीर्थ सीजन के अंतिम मतलब ये घटना जो वार्षिक साबरीमाला तीर्थ यात्रा का सीजन होता है उसके दौरान ये मतलब परफॉर्म किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना। कोच्चम से आकाश में पवित्र गरुड़ कृष्ण पंशु को देखने के बाद भक्तों ने मतलब ये वहाँ का सारा आपको ब्यौरा देखने को मिलेगा। आपने क्या याद रखना है कि पेल्लाथोलम जो ये मतलब पेल्लाथोलम कोट्टायम कहाँ का एक प्रसिद्ध पर्व है, तो ये आपको केरल का है। आपके सामने ये फोटो भी लगी हुई है किस तरह ये परफॉर्म किया जाता है। एक मार्शल आर्ट होता है और जो साबरी माला जो मंदिर है और साथ में वहाँ पर वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, उस दौरान ये भक्तों के द्वारा परफॉर्म किया मतलब ये जो वहाँ पर भक्त जो होते हैं वो भी इसका एंजॉय लेते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। जम्मू कश्मीर में सेल्फ लोडिंग राइफल से लैस डीवीसी के पूर्व सैनिक, तो जम्मू कश्मीर ने पहली बार ग्राम रक्षा समिति के सदस्य भूतपूर्व, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो ग्राम रक्षा समिति या VDC की फुल फॉर्म हो सकते हैं। अब ऐसा मत बोलना कि जो BDC है वो दूसरा वाला वो B है, ये V है। BDC और VDC में फ़र्क है, जो पंचायत वाला है वो V है, ये VDC है। तो ये जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, एक समिति बनाई है और ये समिति में जो आपके रिटायर मतलब जो
सैनिक होंगे वो वहाँ के सामान्य लोगों को क्या करेंगे, सैनिक ट्रेनिंग देंगे, ताकि जो समस्याएं आती है जब, तो वो क्या करें, उन कॉमन समस्याओं से मतलब छुटकारा पा सकें या अपनी आत्मरक्षा कर सकें। तो ये पूछ सकते हैं, स्वेच्छा से ऐसा होगा, कोई ज़बरदस्ती किसी को भी इस फील्ड में नहीं लिया जाएगा। और उनको सारा का सारा, जैसे लोडिंग राइफल कैसे लोड होती है, आपके ऊपर अटैक होगा तो आप अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे, ये सारी की सारी जो सैनिक गुण जो है वो सिखाए जाएंगे। और 303 राइफलों को लेस किया गया है, ये सारा का सारा प्रोविजन किया जाएगा। राइफल को डैमेज, लॉन्ग रेंज, मामले, शक्ति, ये सारा कुछ बताएगा, कैसे लोड करना, कैसे फायरिंग करनी है, टाइम कितना लेना है, सारी की सारी बातचीत वहाँ पर उनको सिखाई जाएगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुरक्षा की दृष्टि से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 16वें अध्यक्ष चुने गए हैं। यह हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन हुए और कांग्रेस को बहुमत मिला। बीजेपी जो है विपक्ष की पार्टी बनी है। जयराम ठाकुर जी हमारे विपक्ष के नेता चुने गए हैं। इसके अलावा जो कुलदीप सिंह पठानिया कांग्रेस के साइड से विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको अच्छे से याद रखना है, ये कितने अध्यक्ष है, 16 हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो चंद्र कुमार जी बनाए गए थे। तो ये जो बातचीत है यहाँ पर सामने आपके सामने लिखी हुई बातचीत है। और जो हमारे सीएम है हिमाचल प्रदेश के, उस खुविंदर सुक्खू जी है और ये 15वें सीएम बने हुए हैं। अच्छे से याद रखना, 14वें विधानसभा के इलेक्शन थे और 16वें ये अध्यक्ष बने हुए हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जानने योग्य बात है। अगर आप ज़्यादा इनके बारे में जानना चाहते हैं तो कुलदीप पठानिया 1985 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। फिर 6वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक बने और 1993 और 2003 में निर्दलीय और 2007 और 2002 में जो 22 में कांग्रेस के टिकट पर फिर जीते गए। तो ये चीज़ें कुछ एक जो थी आपको अच्छे से याद रखनी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मेघालय में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। देखिए, आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि हाल में किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ मेले का आयोजन किया गया, तो ये मेघालय है। मेघालय की राजधानी आपको अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और सबसे ज़्यादा जो बारिश होने वाला विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ये इसी मेघालय में, जो गारो खासी जयंतिया की हिल है उसी प्लेस में ये बारिश होने देखने को मिलती है। और यहाँ सदाबहार वन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे चलिए, नेक्स्ट जो बातचीत कही है, तो मेघालय में जो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जो 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया है, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का जो नाम दिया है, तो इसका उद्देश्य जो है कृषि के क्षेत्र में उन्नति करना है। क्या है, कृषि के क्षेत्र में उन्नति करना है। और किरदुमुकलाई में कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक सह शैक्षणिक ब्लॉक कार्यालय और गर्ल्स हॉस्टल का भी उद्घाटन करेंगे। तो ये जो था हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो थी वो जानने की थी कि ये जो मेला है कहाँ पर हो रहा है। उसके अलावा ज़्यादा अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इससे किसानों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। ये हमारे मंत्री जी कह रहे हैं, एक किसान ना केवल अपने परिवार का समर्थन करता है बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। जब आप किसान के ऊपर लिख रहे हैं तो आप ये चीज़ लाइन लिख सकते हैं कि किसान केवल अपने परिवार का पालन नहीं करता है बल्कि वो जो कृषि अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश का पालन करता है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता यही रहेगी। हमारे जो ये कृषि मंत्री जी बोल रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ से लाइनें चुराने वाली होती है। आपको ये 2-2, 3-3 लाइनें चुरानी है। जब आप कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो वहाँ पर ये हमारी हेल्प करती है कि जो किसान है वो अपना ही पालन नहीं करता है, वो देश का पालन करता है। वो हमारी जो पूरी देश की कृषि अर्थव्यवस्था होती है उसका मतलब कर्ता धर्ता होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से उनको क्या माना जाता है, हमारे देश की बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि जो खाद्य उत्पादक राष्ट्र अगर आज भारत बना, मतलब भारत अब तक जो खाद्य उत्पाद राष्ट्र नहीं बन पाया है तो उसमें कई खामियां रही है। तो उन खामियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बल्कि एक निर्यात, मतलब देखो हमारा उत्पादक तो रहा है, हम कुछ एक चीज़ें निर्यात करते हैं, कुछ एक आयात करते हैं। तो अगर हम उत्पादन बढ़ा लेंगे और साथ में गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो हम क्या बन सकते हैं, निर्यातक राष्ट्र बन सकते हैं। अभी हम पूरी तरह निर्यातक राष्ट्र नहीं है। तो ये जो मेला था उसमें उन्होंने ये बातचीत की। इसमें 102 जो आपको स्टॉल के देखने को मिलेंगे जिसमें ये सारा का सारा वहाँ के जो कल्चर था, वहाँ के जो प्रोडक्ट थे उसको दिखाया गया। तो ये चीज़ें आपके लिए क्या थी, इम्पॉर्टेंट थी। आगे चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ले अलची के पास सिंधु नदी पर दुनिया की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना में हाइड्रो टूरिज्म विकसित किया जाएगा। देखो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। कैसे,
कि जो ले में अलची के पास सिंधु नदी पर दुनिया की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना में हाइड्रो टूरिज्म विकसित किया जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं हाल ही में किस नदी के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा हाइड्रो टूरिज्म विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो पहले आपको अच्छे से नदी का नाम याद रखना, सिंधु। फिर आपसे पूछ सकते हैं कहां पर, तो ले, और ले में भी कहां पर, जगह का नाम तो अलची। तो ले में अलची के पास, मेरी बात ध्यान सुनना, ले की बातचीत और अलची के आस पड़ोस में, मतलब ले में और अलची के आस पड़ोस में ये देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, लद्दाख का ये जो हाइड्रो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनके लिए एक क्या होगी, एक बड़ी मतलब उपलब्धि होगी। और इस उपलब्धि की वजह से क्या होगा, जो हमारा नेशनल टूरिज्म होगा वो बढ़ेगा। नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC के सहयोग से, मेरी बात ध्यान से सुनना, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC, NHPC ठीक तो लिख रहा हूँ, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से लद्दाख क्या करेगा, पर्यटन विभाग लेक में अलची के पास सिंधु नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जल विद्युत परियोजना में हाइड्रो पर्यटन शुरू करने के लिए जलीय खेलों में योजना बना रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेशन कौन कर रहा है आपको अच्छे से पता चल गया। आपको ये भी पता है कि यूटी है, ये क्या है, जो हमारा अभी लद्दाख वाला एरिया है, ले उसमें पड़ता है। तो ये एक यूटी है, यूटी के पर्यटन, ये आपको अच्छे से पता है कौन कौन मतलब क्या क्या बात कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या क्या होगा, ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा, तो ये कयंग, जेट स्कीइंग, मोटर बोटिंग, सर्दियों के दौरान आइस स्केटिंग और गर्मी में मौसम में नौका विहार जैसे जो खेल होते हैं उसकी परफॉर्मेंस की जाएगी। तो इससे पर्यटन क्या होगा, हमारे देश का बढ़ेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, हमारी जीडीपी में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी और रोजगार के साधन भी मतलब उत्पन्न होंगे। इस तरह पर्यटन विभाग जो भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के सहयोग से सीमा पर्यटन की शुरुआत कर रहा है। तो देखो ये जो पर्यटन है, पर्यटन विभाग जो है सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के सहयोग से ये काम करेगा, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं अगर शांति बनी रहेगी इस रीजन में तो हमारा जो ये टूरिज्म है वो बढ़ पाएगा और पूरे वर्ल्ड में हम क्या कर पाएंगे, अपने टूरिज्म को बढ़ा पाएंगे। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख पर्यटन विभाग NHPC के सहयोग से जल पर्यटन शुरू करेगा, अभी मैं बता चुका हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोबारा से न्यूज़ इसलिए लगाई है कि अगर इस तरीके से का क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप बिल्कुल घबराए ना, और ऐसा पीछे मैं बता चुका हूँ कि ऐसा ऐसा हो सकता है और इसमें कौन कौन से जो ये सारी चीज़ें आपके सामने बता दी है। केंद्र ने झारखंड में पवित्र जैन स्थल समद शिखर जी पर सभी पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी। देखो ये इको फ्रेंडली जो रिलेशन है पर्यावरण को लेकर उससे ये संबंधित है। और आपसे पूछ सकते हैं समद शिखर जी जो है ये कहाँ पर है, तो झारखंड में है। ये किसका मतलब प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो जैनों का ये प्रमुख जो जैन धर्म है उसका प्रमुख स्थल है। ये आपको अच्छे से बात याद रखनी है। और ये जो पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसा काम किया है ताकि जो पवित्रता की रक्षा की जाए और साथ में पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए। ये आप देख सकते हैं हमारे पर्यावरण मंत्री जो है भूपेंद्र सिंह, ये जैन समुदाय के उन लोगों से मुलाकात कर रहे थे, मतलब कि जो समेत पर्वत की पवित्रता की रक्षा करने का आग्रह करते रहे हैं। और उन्होंने बोला मतलब जो ये मंत्री थे उन्होंने ऐसा काम किया। हमारे लिए यहाँ न्यूज़ क्या क्या है वो देखिए। एक तो आप जो समेत पर्वत है उसको अच्छे से याद रखना कहाँ पर है, किस स्टेट में है। उसके बाद जो हमारा क्या बोलते हैं जो कौन से धर्म से ये संबंधित है, तो जो जैन धर्म है उससे ये संबंधित देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो कहीं आप पर्यावरण के ऊपर लिख रहे हैं तो ये आप अच्छे से जैन धर्म का जिक्र कर सकते हैं कि जैन धर्म में जो अहिंसा का सिद्धांत है, कठोर अहिंसा का, कहीं ना कहीं हाल ही में उन्होंने एक प्रयास किया और जो केंद्रीय सरकार थी उसने इस प्रयास को मान लिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सामेत जो पर्वत है उसके प्रोटेक्शन मतलब वहाँ पर लोगों के जाने के लिए क्या कर दिया है, रोक लगा दी है। तो ये पर्यावरण मंत्रालय का क्या था, ये मतलब स्टेप था। उसके अलावा पर्यावरण मंत्रालय ने पार्श्वनाथ वन्य जीव, देखो ये पार्श्वनाथ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये भी झारखंड में हो रही कुछ गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर भी जैन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न संगठनों से कई बातचीत की, मतलब कई बारों जो बातें थी उस शेयर की।
तो ये पार्श्वनाथ वन्य लाइफ जो अभयारण्य है, इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के प्रावधानों को दोषपूर्ण कार्यान्वयन का उल्लेख है। देखो यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है, इसको सेंसिटिव जोन की कैटेगरी में रखा हुआ है और वहाँ पर सेंसिटिव जोन को रखने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ इलीगल गतिविधियाँ हुई है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। तो हमारे लिए यहाँ से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, जैन जो धर्म का ये सामेत पर्वत शिखर कहाँ पर है, या सामेत पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार को पार्श्वनाथ वन्य जीव अभयारण्य की प्रबंधन योजना के बारे में सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। पार्श्वनाथ पहाड़ी पर शराब और मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य, जिसको बोल रहे हैं हम वन्य जीव अभयारण्य, वहाँ पर वनस्पति और साथ में जो वहाँ पर पालतू जानवरों के साथ संगीत बजाने और शराब बिक्री आदि पर रोक लगाने की बातचीत की है। मीन्स वहाँ पर आप वनस्पति को नहीं काट सकते हैं, विशेष वनस्पति को हम बचाया जाएगा। जीवों को नुकसान पहुँचाने वाले पालतू जानवरों के साथ नहीं आ सकते हैं। इसके अलावा तेज संगीत बजाने की जो मतलब यहाँ पर परंपरा है उसको ख़त्म करने, जो परंपरा नहीं बोलेंगे पर जो बजाते हैं उसको नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे जो जंगली जानवर होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई इस रीजन में, और ये सारी चीज़ें जो की गई है इको फ्रेंडली या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने का प्रयास किया गया। तो ये आने वाले करंट में क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना। महाराष्ट्र सरकार को खेल महाशक्ति बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी। देखो ये महाराष्ट्र की बातचीत है और आपको अच्छे से याद रखना। आपसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने खेल राज्य को खेल महाशक्ति बनाने खेल राज्य बनाने का प्रयास वहाँ की सरकार कर रही है, तो ये महाराष्ट्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर खोले जाएंगे और ये महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ऐसी बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं इसमें एथलीटों को सुविधाएं दी जाएगी और इसके साथ ही हमारा जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खेल प्रतियोगिता होती है, उसमें हमारे जो देश के खिलाड़ी है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो जी है पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति क्रीड़ा, ये अच्छे से याद रखना, शिव छत्रपति जो खेल मैदान है कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र राज्य ओलंपिक खेलों का आधिकारिक शुभारंभ करने के बाद खचाखच भरे सदन को संबोधित कर रहे थे और ये आपके लिए अच्छा पल है जब छत्रपति क्रीड़ा जो है, जहाँ पर ये हमारे महाराष्ट्र के सीएम जी क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं। और ये छत्रपति क्रीड़ा कहाँ पर स्थित है, या जो शिव छत्रपति क्रीड़ा या जिसको हम मैदान बोलते हैं कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, ये हमारे लिए जानने योग्य क्वेश्चन है। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने राज्य को एक खेल महाशक्ति बनाने के लिए 142 नए खेल परिसर का मतलब है मैदान खोलने की बातचीत की है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ और ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए क्या है मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए रविवार को कर्नाटक में 13 लाख से अधिक लोग योग करेंगे। देखो ये भी कर्नाटक में हो रहा है और इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल किया जाएगा। अब देखिए ये जो 13 लाख लोग हैं ये एक साथ योगा करेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और यहाँ पर यूथ फॉर योगा, तो ये जो है ये आपको मतलब यूथ को इसमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। और हुबली में ये जो धारवाड़, जहाँ पर हुबली धारवाड़ रीजन है, वहाँ पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव भी मनाया जा रहा है। और साथ में ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जो हमारा अगर हम बातचीत करें तो राष्ट्रीय युवा जो दिवस होता है उसके उपलक्ष्य पर ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। और इस दौरान ये लगभग जो मैंने आपसे बातचीत की है 13 लाख से अधिक लोग यहाँ पर योग करेंगे और ये पूरे वर्ल्ड की जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम शामिल हो जाएगा। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा यहाँ पर अगर बातचीत की जाए तो 13 लाख छात्र रहेंगे, 12,000 शिक्षक और 8,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों ने पंजीकरण कराया है। मीन्स ये भी यहाँ पर आएंगे और अपने योग की जो गतिविधियाँ हैं उसको परफॉर्म करेंगे। कर्नाटक के खेल मंत्री नारायण गौड़ा जो है ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए कल 13 लाख से ज़्यादा लोग योग करेंगे। और राज्यपाल वहाँ के थावरचंद गहलोत है, ये मतलब जो कल सुबह बेंगलुरु के कटेरावा स्टेडियम में योगाथन का उद्घाटन करेंगे। तो ये अच्छे से याद रखना, जो कर्नाटक हुबली धारवाड़ में चल रही युवात्सव के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड स्थापित करने की बातचीत की है। और इसके अलावा कितने यहाँ पर बच्चे आए थे, कितने शिक्षक आए हैं, कितने योगा करने वाले लोग आए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस एक विश्व स्तरीय ट्रेन है और पूरी तरह से भारत में डिजाइन की गई है। रेल मंत्री हमारे कह रहे हैं, आप अच्छे से इनके बारे में कह सकते हैं। आपसे अच्छे ये क्वेश्चन पूछ सकता कि वंदे भारत एक्सप्रेस एक ट्रेन है, किसने बनाई है? तो ये स्वदेशी निर्मित है, मतलब अपने देश में बनी है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्वदेश में निर्मित ये जो डिजाइन की गई वंदे एक्सप्रेस ट्रेन है एक विश्व स्तरीय ट्रेन है और ये पूरी तरह भारत ने डिजाइन की है। और ये भी बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को क्या करेंगे, भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। जो तेलुगु भाषाई, मेरी बात ध्यान से सुनना कि वंदे एक्सप्रेस किस और किसके बीच में चलेगी, तो तेलुगु भाषी जो राज्य है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो वंदे एक्सप्रेस है हाल ही में किन दो राज्यों को जोड़ने का प्रयास करेगी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और शनिवार को सिकंदराबाद में पत्रकारों से ये बात कर रहे हैं, हमारे लिए जानने वाली चीज़ नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री जो थे मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस वंदे एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने से क्या होगा कि जो पर्यटन है वो बढ़ेगा, पर्यटन के साथ साथ ही आम लोगों को इससे सुविधाएं मिलेगी, आम लोगों का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है ट्रेन में क्या होता है, किराया काफ़ी कम होता है। तो ये जो है आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति, माघ बिहू और पोंगल के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको अच्छे से याद रखना कि जो लोहड़ी होती है उसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से मतलब याद किया जाता है। तो उसमें पोंगल भी है, बिहू भी है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो माघ संक्रांति बोलते हैं, कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं, ये अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, क्योंकि इसका साइज में बड़ा नहीं कर पाया हूँ। तो जो माघ संक्रांति होती है फसल का त्यौहार होता है, मकर संक्रांति इसी को कहते हैं। उत्तर प्रदेश में के साथ साथ ही अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। इसमें खिचड़ी बनती है, सभी को अच्छे से पता है कि इसमें खिचड़ी का क्या रहता है, आपको जिगर देखने को मिलता है। और पोंगल जो है तमिलनाडु में ये मनाया जाता है और कहीं ना कहीं इस दिन लोग बधाई देते हैं, साथ में स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना, जो पोंगल लोहड़ी का नाम है, मकर संक्रांति का नाम कहाँ पर है, आपको अच्छे से याद रखना। और ये फसल का ही त्यौहार होता है। ये गोरखनाथ के बाहर की बातचीत है, लंबी कतार। आपको पता है गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर है, यूपी में देखने को मिलता है। यहाँ पर साधु संत, ये कानपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, ये सारे यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है, साधु संत देखने को मिलते हैं। जो प्रयागराज, जहाँ पर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का आपस में मिलन होता है, इसे त्रिवेणी रीजन कहते हैं। तो इस दिन माघ का जो महीना होता है, यहाँ पर लोग आकर स्नान करते हैं और पवित्र माना जाता है कि ये पवित्र स्नान होता है। इसी बीच हैदराबाद के आस पड़ोस वाला जो एरिया है, हैदरवासी नहीं केवल हैदराबाद के जो वासी होते हैं वो भी स्नान करते हैं सुबह उठकर। ये जो एरियाज़ है, कुछ पुंजा, गुट्टा, माल भेट, यहाँ पर कम आबादी है, फिर भी ये जो लोग हैं भीड़ भाड़ के साथ आगे बढ़ते हैं और इस त्यौहार का अच्छे से एंजॉय करते हैं। जो इसमें पतंग, मांझा का जो यूज होता है वो इस दौरान, इस मतलब उत्सव के समय ये जो मतलब क्या बोलते हैं खेल भी खेला जाता है। तो ये चीज़ें जो थी आपको अच्छे से याद रखनी है। और जो ये माघ बिहू लिखा हुआ, ये असम में लोहड़ी को इस नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति को इस नाम से मनाया जाता है। केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा। देखो आपको अच्छे से पता होगा, गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, इसका नाम कर दिया है। केंद्रीय सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा। देखो केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रख दिया। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू अभ्यर्थियों को खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत योजना को मंजूरी दी थी। इस साल 1 जनवरी से नई योजना का कार्यान्वयन शुरू किया गया और जिसमें
80 करोड़ से अधिक लोग गरीब और गरीबों को लाभ मिल रहा है इस योजना से। देखो इसका नाम जो है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना रहेगा, इसको अच्छे से याद रखना। ये आपको अच्छे से मतलब यहाँ से याद रखना, मुफ्त अनाज दिया जाएगा, ये इस योजना का उद्देश्य रहेगा। नई दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह ने रेवोल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया, एक किताब का विमोचन किया जिसका नाम है रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये गृह मंत्री ने दिल्ली से किया और ये जो पुस्तक है इसका पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक अर्थशास्त्री संजीव सन्याल जी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं ये, तो इनकी ये किताब है और इनकी किताब का विमोचन किया। आपसे किताब का नाम पूछ सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आप जो संजीव सन्याल जी है उनके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं। और ये आर्थिक सलाहकार भी है, आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी है, जो हमारे पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है उसके ये मेंबर भी है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पर उन्होंने जो इस किताब में औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाना और अपनी जड़ों पर गर्व करना, मतलब इस किताब का उद्देश्य है कि किस तरह अभी भी जो ब्रिटिश आइडियोलॉजी है, ब्रिटिश जो मानसिकता है वो हमारे देश के देशवासियों को प्रभावित कर रही है, उसको हटाने की जरूरत है। फरवरी में होने वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर चर्चा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क पर एक आधिकारिक स्तर की चर्चा होगी। अगले महीने में ये होने वाला है। और भारत और अमेरिका इस साल मार्च में भारत में होने वाली अगली वाणिज्यिक वार्ता और सीओ फोरम की बैठक की तारीखों को अंतिम रूप देंगे। वाशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा, देखो अगर अभी बातचीत की जाए तो भारत और अमेरिका आने वाले समय में क्या करेंगे, वाणिज्यिक वार्ता करेंगे और उनकी सीओ की मतलब ये समिट होगी। पर इससे पहले अभी हम अगर पीछे बात करें तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है, जो वाणिज्यिक मीटिंग हुई, जो हमारी कमर्शियल जो मतलब क्या बोलते हैं, जिसको हम कमर्स मीटिंग बोलते हैं, कमर्स एंड जो ट्रेड की मीटिंग हुई वो यूएसए में हुई और आने वाले समय में ये इंडिया में होने वाली है। ये आपको अच्छे से याद रखना है और इससे हमारे देश और अमेरिका के बीच के जो संबंध होंगे वो अच्छे से सुधरेंगे। इससे हम इंटरनेशनल व्यापार और इसके अलावा जो कैपिटल निवेश जिसको बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी निवेश की बातचीत जो की जाती है उसको भी क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। ट्रेड पॉलिसी, सेमीकंडक्टर या जो हमारी टेक्नोलॉजी में जो यूज़ होने वाली ये रॉ मटेरियल है उसके क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। आप सभी को पता है कि इनका जन्मदिन किस तौर पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। और स्वामी विवेकानंद का ये जो लाइनें हैं काफ़ी अच्छी है। जीवन हमेशा देशभक्ति, आध्यात्मिकता और कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करता है। ये स्वामी विवेकानंद का मतलब जो जीवन है उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और ये जो शिकागो का समिट था वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को याद है आज भी। 1893 के आसपास में इन्होंने ऐसा किया था। इसके अलावा इनके कई ऐसे काम हैं जो आप अच्छे से मतलब जानेंगे। ये काली के भगत थे, अच्छे से याद रखना। इन्होंने कई दिनों तक एक प्रीस्ट या एज अ पुजारी की तरह काम किया और कोलकाता में जो मतलब काली माँ का मंदिर था उस जगह पर इन्होंने ऐसा काम किया। और हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो ये कहते हैं कि जो इनका जीवन है ये सैकड़ों लोगों को संदेश देता है कि आपको क्या करना है, खुद को समर्पित करना है। अगर खुद को समर्पित करेंगे तो तभी आप राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का तात्पर्य क्या था, क्योंकि उनका जो कहना था कि युवा और महिलाएं जो है राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और राष्ट्रीय युवा दिवस की बधाई देते हुए जो हमारे गृह मंत्री शाह जी हैं उन्होंने कहा कि हमेशा युवाओं को राष्ट्रवाद,
देखो ये आइडियोलॉजी जो थी ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी की आइडियोलॉजी थी, राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्रेम। आध्यात्मिकता का मतलब होता है अपनी जो अंतरात्मा है उसको प्यूरिफाई करना और कहीं ना कहीं शुद्ध विचारों के साथ आगे बढ़ना। कर्तव्य परायणता या जिसको हम ड्यूटी पर आपको डटे रहना, अपने काम को सलाम करना है। अगर आप अपने काम को सलाम करते हैं तो आप काफ़ी आगे लाइफ में जा पाओगे और इससे राष्ट्र का निर्माण भी होगा। तो देखो राष्ट्र के निर्माण में जो युवाओं का सहयोग क्या हो सकता है, राष्ट्रवाद, देश के प्रति प्रेम। उसके बाद आध्यात्मिक का मतलब है नियमों के अनुसार जिंदगी जीना, किसी का बुरा ना करना, अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना। कर्तव्य परायण का मतलब है कि कर्तव्य का पालन करना, हमेशा कर्तव्य का पालन करना, कर्तव्य को सर्वोच्च दृष्टि से देखना। तो स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए क्या थे, एक जागरूकता फैलाने वाले भी रहे। उन्होंने आध्यात्मिकता को आधुनिक से जोड़ने का प्रयास किया कि देखो आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं, पर अगर हम आध्यात्मिक नहीं रहेंगे तो आधुनिकता आपको शांति नहीं दे पाएगा। और वर्तमान में भी कुछ ना कुछ हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने जाति प्रथा और सामाजिक जो दिखावे थे उसके ऊपर अटैक किया। वो दिखावे को पसंद नहीं करते थे, जाति प्रथा में उनका विश्वास नहीं था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से याद रखनी कि जाति प्रथा का अंत किया, युवाओं को जगाने का प्रयास किया, कर्तव्य को सर्वोच्च रखा, राष्ट्र के प्रति उनका मतलब प्रेम कूट कूट कर भरा था। महिलाओं और जो युवा लोग थे उनको उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्या थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। आई थिंक आज का जो लेक्चर है काफ़ी है और जो बचा हुआ है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी बच्चे आए थे उनका धन्यवाद और अच्छे से इस सुबह के बेले को एंजॉय कीजिएगा। आप अगर दूसरों से पहले उठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप कई चीज़ें आगे कर लोगे, आप वैसे ही दौड़ में आगे होंगे। तो प्लीज़ सभी बच्चे जल्दी से उठने का प्रयास कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ जो लेट सोते हैं वो लेट उठ सकते हैं, पर लेट सोने से अच्छा है कि आप अगर जल्दी सो जाएं और जल्दी उठे तो इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।